गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू प्रियल नर्सिंग क्लासेस। तो वाइटल साइन जो हम पढ़ रहे थे, तो उसका हम नेक्स्ट वाइटल साइन बीपी पढ़ने वाले हैं आज। इससे पहले हमने टेम्परेचर एंड पल्स कंप्लीट कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट वाइटल साइन क्या है, ब्लड प्रेशर, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर, सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन। ठीक है, या ब्लड प्रेशर क्या है। देखिए, ब्लड प्रेशर क्या है। द फोर्स और लेटरल प्रेशर विच द ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल थ्रू विच इट इज़ फ्लो। जब ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है किसी वेसल्स में। ठीक है, किसी भी वेसल्स में जब ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो करता है, तो वो एक फोर्स के साथ वो फ्लो करता है, और उस फोर्स से वो क्या करता है, एक प्रेशर जनरेट होता है उस वेसल्स में। उस वेसल्स की वॉल में क्या कर रहा है, एक प्रेशर दे रहा है, एक प्रेशर जनरेट कर रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या है। जब क्या हो रहा है, ब्लड क्या फोर्सफुली वेसल्स में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है ब्लड। तो वो क्या कर रहा है, जो वेसल्स की वॉल है उसमें क्या कर रहा है, वो प्रेशर दे रहा है। उसकी वॉल में क्या देता है, प्रेशर देता है। ठीक है, ये इसकी वॉल में क्या कर रहा है, प्रेशर दे रहा है। तो इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। इसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये हुई डेफिनेशन की बात। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर को किस चीज़ से हम मेज़र करते हैं। तो ब्लड प्रेशर को हम कैसे मेज़र करते हैं, स्पेग्नो मैनोमीटर, जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो आपको इमेज में दोनों इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्पेग्नो मैनोमीटर, जिसका यूज़ हम करते हैं बीपी को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि ये, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, डिफ्लेट करते हैं एयर को। इसको हम कहते हैं बाल्ब। इसको क्या कहा जाता है, बाल्ब। ठीक है, ये आपका हो जाता है क्या, स्केल, जिसमें हम रीडिंग देखते हैं। और इसी के अंदर क्या होती है, मर्करी। ठीक है, मर्करी होती है। ठीक है, एंड ये क्या होता है, कफ, जिसको हम अपर आर्म में क्या करते हैं, बांधते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन इसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये कफ होता है जिसको हम अपर आर्म में बांधते हैं। एंड ये क्या होता है, वाल्व होता है, जिससे हम क्या करते हैं, डिफ्लेट करते हैं एयर को। ठीक है, और इससे क्या करते हैं, एयर को पंप करते हैं। ठीक है, कफ में। एंड ये क्या होता है, स्केल होता है, जिससे हम रीडिंग देखते हैं। और मर्करी, जहाँ पे मतलब मर्करी क्या करती है, रीडिंग शो करती है। ठीक है, तो ये कुछ मेन पार्ट होते हैं इस मैनोमीटर के। इसका यूज़ हम करते हैं बीपी को मेज़र करने के लिए। ठीक है, कैसे मेज़र करते हैं बीपी को। ठीक है, बीपी को मेज़र हम कैसे करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, साथ ही साथ हमें पढ़ लेना चाहिए। बीपी क्या होता है, ये तो हमने देख लिए डेफिनेशन की। बीपी क्या है, द फोर्स ऑफ लेटर, जो भी फोर्स, ब्लड का जो फोर्स है, वो एक प्रेशर जनरेट करता है वेसल्स की वॉल में, उसको बीपी कहते हैं। ठीक है, यहीं पे ये चीज़ मैं समझा देना चाहती हूँ। देखिए, और बीपी कितने प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टोलिक एंड एक होता है डायस्टोलिक। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि सिस्टोलिक बीपी क्या है और डायस्टोलिक बीपी क्या है। ठीक है, तो एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक बीपी वो है जब क्या होगा, ब्लड क्या हो रहा है, फोर्सफुली पंप होता है। जब वेंट्रिकल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वेंट्रिकल
कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फोर्स से क्या होगा, ब्लड पंप होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। और जब क्या होता है, हार्ट या वेंट्रिकल क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, ठीक है, हार्ट या वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो वो हमारा प्रेशर तब क्या रहता है, डायस्टोलिक प्रेशर रहता है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर जब क्या हो, वेंट्रिकल क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फोर्स से क्या होता है, ब्लड जनरेट होता है, तो वो फोर्स ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा रहता है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर कब, जब हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है, तब क्या होता है, उसमें फ्लो कम होता है और प्रेशर भी कम होता है, इसलिए डायस्टोलिक क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब वो क्या क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, एंड वेंट्रिकल हार्ट रिलैक्स होता है तब क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। और अच्छे तरीके से अगर मैं समझाना चाहूँ तो सिस्टोलिक वो कि ब्लड क्या हो रहा है, फोर्सफुली जा रहा है, ठीक है, फोर्सफुली जा रहा है, फोर्सफुली है तो प्रेशर ज़्यादा है, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर। और कैसे वो वापस आ रहा है, जिस स्पीड में वो वापस आ रहा है उस हिसाब से उसमें क्या होगा, प्रेशर होगा, तो धीमी स्पीड से वो क्या होता है, वापस आता है, फोर्स कम रहता है तो प्रेशर भी कम रहता है, तो वो क्या होता है, डायस्टोलिक। पंप होके जा रहा है सिस्टोलिक एंड वापस आ रहा है डायस्टोलिक, ठीक है। ये क्लियर है डेफिनीशन और इसके टाइप की, सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये समझने के बाद हम प्रोसीजर ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया। चलिए, तो किस चीज़ से मेज़र करते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर से मेज़र करते हैं। अब प्रोसीजर क्या है मेज़र करने की बीपी को, तो वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हमारा क्या रहता है प्रोसीजर, सब्जेक्ट related to chair subject seated on chair and relax for 3 to 5 minutes, ठीक है। जो भी क्लाइंट है, जो भी पेशेंट है, उसको क्या करेंगे, बैठाएंगे हम एंड उसको रिलैक्स होने देंगे 3 to 5 मिनट्स के लिए, कि पेशेंट आया, हमें उसे बीपी मेज़र करना है, तो उसे हम क्या करेंगे, बैठाएंगे एंड उसे 3 to 5 मिनट के लिए रिलैक्स होने देंगे, सबसे पहला। देन उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। पेशेंट को हम बताएंगे कि मैं आपका बीपी ले रही हूँ या मैं आपका बीपी ले रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे प्रोसीजर। देन उसके बाद लूजन द टाइट क्लोथिंग एंड प्लेस द कफ इन द अपर आर्म। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी टाइट क्लॉथिंग वेयर किया है पेशेंट ने या क्लाइंट ने, तो उसको क्या करवाएंगे, रिमूव करवाएंगे एंड कफ को हम क्या करेंगे, बांधेंगे उसके अपर आर्म में, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि कफ को हम कहाँ बांधेंगे, अपर आर्म में हम बांधेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, प्लेस स्टेथोस्कोप एंड मेजर पल्स ओवर ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप लेंगे और उसकी जो ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप का क्या रखेंगे, डायफ्राम रखेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी ब्रेकियल आर्टरी में रख के पल्स को असेस करेंगे, पल्स को मेज़र करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले पेशेंट आया आपके पास, उसको आपने बैठाया, रिलैक्स होने दिया, देन उसको बताया कि मैं आपका बीपी लेने जा रही हूँ। देन उसके बाद उसके जो भी टाइट क्लॉथिंग है वियर किया है अगर, तो उसको क्या करवाएंगे, रिमूव करवाएंगे और कफ को हम बांधेंगे। देन उसके बाद स्टेथोस्कोप को हम लेंगे और उसकी ब्रेकियल आर्टरी में क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप का डायफ्राम रखेंगे और क्या करेंगे, पल्स को मेज़र करेंगे, ठीक है। पल्स हमको मेज़र होने लगी, अब पल्स हमको मेज़र हो रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद से ही हमारी प्रोसीजर है, ठीक है। पल्स हमको मेज़र हो रही है ब्रेकियल आर्टरी से। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम पंप करना स्टार्ट करेंगे, किसको, कफ में एयर इन्फ्लेट करेंगे, पंप करेंगे, ठीक है। पंप कब तक करेंगे, पंप द कफ टिल पल्स डिसअपियर एंड डिफ्लेट टिल पल्स रीअपियर, रिकॉर्ड द रिकॉर्डिंग, ठीक है, रीडिंग, ठीक है। तो हमको क्या हुई, पल्स असेस हो गई। अब हमने पंप करना स्टार्ट किया, इन्फ्लेट करेंगे हम उसमें एयर, कब तक करेंगे, जब तक वो पल्स डिसअपियर ना हो जाए, जब तक वो क्या हो, हमें
डिसअपीयर ना हो जाए, यानी पल्स हमें फील होना जब तक बंद ना हो जाए तब तक हम उसे पंप करेंगे। पल्स फील होना बंद हो गई, ठीक है, जहाँ पे पल्स फील होना क्या हो गई, बंद हो गई, फिर उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, डिफ्लेट करेंगे। वाल्व से हम उसे क्या करेंगे, डिफ्लेट करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक वापस से पल्स हमें सुनाई ना देने लगे, ठीक है, वापस से जब तक हमें पल्स सुनाई ना देने लगे। तो जब हम उसे डिफ्लेट करेंगे, तो जब डिफ्लेट करने के बाद जब फिर से की पल्स जिस पॉइंट में सुनाई देने लगती है, तो वो हमारा क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो वो हमारा वो रीडिंग हमारी क्या हो जाएगी, वो पॉइंट में जितना भी रीडिंग आ रही है वो हमारी सिस्टोलिक प्रेशर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, फिर से की सुनाई देने लगा तो वो अपना सिस्टोलिक प्रेशर है। देन उसके बाद फिर से की क्या हो जाएगी, पल्स डिसअपीयर हो जाएगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बीपी को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। द रीडिंग एट द रीअपीयर ऑफ द पल्स इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस पॉइंट में फिर से की पल्स सुनाई देना चालू हो जाती है वो हमारा क्या मिल जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड द डिसअपीयरेंस ऑफ पल्स इज डायस्टोलिक प्रेशर। और उसके बाद फिर जिस पॉइंट में डिसअपीयर होती है पल्स, वो हमारा क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। एक बार और मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, पेशेंट को बैठाया, रिलैक्स होने दिया, उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दी और उसको पोजीशन दे दी हमने। जो भी टाइट क्लोज हैं उसको रिमूव करवा के हमने कफ को बांध दिया, ठीक है। कफ को बांध दिया, उसके बाद हमने स्टेथोस्कोप लिया, पल्स फील की। पल्स फील करने के बाद यहाँ तक प्रोसीजर अपनी कंप्लीट हो गई। देन इसके बाद हमारी बीपी की प्रोसीजर शुरू होती है मेन। तो आर्टरी से हम ब्रेकियल आर्टरी से हमें पल्स असिस्ट होने लगी। अब हम क्या करेंगे, पंप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पंप करना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पंप कब तक करेंगे, पंप कब तक करेंगे, जब तक क्या हो, पल्स क्या हो, डिसअपीयर ना हो जाए, डिसअपीयर, ठीक है। पल्स क्या हो, डिसअपीयर ना हो जाए। पंप हम कब तक करेंगे, जब तक कि क्या ना हो, पल्स फील होना बंद ना हो जाए, डिसअपीयर ना हो जाए, ठीक है। यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पल्स हमें डिसअपीयर हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफ्लेट करेंगे, डिफ्लेट करेंगे, वाल्व से डिफ्लेट करेंगे। कब तक करेंगे डिफ्लेट, जब तक वापस से पल्स क्या ना हो, रीअपीयर ना हो जाए, रीअपीयर ना हो जाए। अब जिस पॉइंट में ये रीअपीयर होती है पल्स, जिस भी पॉइंट में फिर से की पल्स सुनाई देने लगती है, वो हमारा क्या मिल जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर। वो हमारा क्या हो जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। डिफ्लेट हम कर रहे हैं और जिस पॉइंट में डिफ्लेट करेंगे हम, जिस पॉइंट में फिर से की पल्स सुनाई देने लगती है वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। और जिस पॉइंट में वापस से डिसअपीयर हो जाती है तो वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है प्रोसीजर। इसके प्रिंसिपल, अगर हमने प्रोसीजर देख ली है तो प्रोसीजर के जो प्रिंसिपल हैं वो यही हैं। इमेज वाइज आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ब्लड प्रेशर 120, फर्स्ट इमेज में आप देखिए ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक है और 70 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है टू बी मेजर। हमने मेज़र किया तो हमको कितना मिला, 120 सिस्टोलिक प्रेशर मिला है और डायस्टोलिक प्रेशर हमको 70 मिला है, ठीक है। अब वो कैसे मिला है वो देखिए। हमने क्या किया, पेशेंट को क्या किया, कफ बांधा एंड उसको इन्फ्लेट कर दिया है, ठीक है। कफ हमने बांधा पेशेंट को, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया। जैसा मैंने आपको प्रोसीजर में बताया, हम कब तक इन्फ्लेट करते हैं, जब तक कि क्या हो,
ये देखिए कब तक इन्फ्लेट करते हैं, जब तक कि पल्स हमें सुनाई देना बंद ना हो। तो देखिए ये प्रेशर से हमने इन्फ्लेट किया तो ये पूरी तरह से कफ ने क्या क्या किया, प्रेशर से क्या हुआ, जो ये आर्टरी है ये पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या हो गई, ब्लड सप्लाई क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, आर्टरी ब्लॉक हो गई। तो यहाँ पे आर्टरी ब्लॉक हो गई है, प्रेशराइज हो गई है, तो यहाँ पे पल्स फील होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन्फ्लेट किया, कब तक किया, पंप किया जब तक कि पल्स डिसअपीयर ना हो। इसे जब हमने पूरा क्या कर दिया, पंप कर दिया, तो यहाँ पे आर्टरी क्या हो गई, प्रेशराइज हो गई, तो यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएगी पल्स। ठीक है, ये समझ में आया, फर्स्ट डिसअपीयर हो गई। देन इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ डिसअपीयर हो गई हमको, अब हमने क्या किया, डिफ्लेट करना चालू किया। ठीक है, एयर को रिमूव करना चालू किया। देखिए धीरे धीरे क्या हो रही है, एयर रिमूव हो रही है, हल्की हल्की क्या हो रही है, आर्टरी क्या हो रही है, ओपन हो रही है। ठीक है, तो रिमूव किया हमने एयर को। तो ये रिमूव करते करते ये मरकरी नीचे आते आते मान लीजिए 120 में जब आई, तब हमको क्या हुई, पल्स फिर से फील होने लगी। ये देखिए यहाँ पे 120 में आके ये क्या हुई, पल्स फील होने लगी। तो ये हमारा क्या मिल गया, सिस्टोलिक प्रेशर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे पल्स फिर से की क्या हो रही है, अपीयर हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिस्टोलिक प्रेशर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फील हो रही है, और उसके बाद ये क्या हुई, 70 में जाके, फिर उसके बाद ये 70 में जाके ये क्या फिर हो गई, फिर से डिसअपीयर हो गई, फिर से क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई 70, और किस पॉइंट में जाके, 70 में जाके ये फिर से की पल्स क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई। तो ये हमारा मिल गया डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, वर्क करता है बीपी। ठीक है, इस टाइप से हमें मेज़रमेंट हम जब लेते हैं, प्रोसीजर जब हम लेते हैं, तो इस टाइप से हमें क्या होता है, मेज़रमेंट होता है बीपी का। इन्फ्लेट किया हमने कब तक, जब तक डिसअपीयर ना हो जाए पल्स। ठीक है, उसके बाद डिफ्लेट किया, डिफ्लेट करने पे जिस पॉइंट पे पल्स फिर से की हमें सुनाई देने लगती है, तो वो हमारा सिस्टोलिक, और जिस पॉइंट में पल्स फिर से डिसअपीयर हो जाए, तो वो हमारा क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 120 पे मरकरी जब आई, तब क्या हुआ, हमें अपीयर हुई पल्स, तो हमारा सिस्टोलिक क्या हुआ 120, एंड 70 में आके फिर से की क्या हो गई, डिसअपीयर, तो हमारा डायस्टोलिक क्या हो गया, 70। ठीक है, देन नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताई, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, पहले ही। तो सिस्टोलिक क्या है, नॉर्मल हमारा रेंज कितना होता है, नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो नॉर्मल रेंज होता है हमारा 120/80 mmHg। हमारा क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज होता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो सिस्टोलिक क्या है 120 है, एंड डायस्टोलिक क्या है 80। सिस्टोलिक हमेशा ज़्यादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फोर्सफुली ब्लड पंप होता है, तो फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और डायस्टोलिक कम होता है क्योंकि रिटर्न होता है ब्लड, वहाँ पे उतना फोर्स नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सॉरी रिलैक्स होते हैं उस टाइम पे वेंट्रिकल, हार्ट क्या होता है, रिलैक्स मोड पे होता है, तो वहाँ पे उतना फोर्स नहीं होता और प्रेशर कम होता है, इसलिए सिस्टोलिक ज़्यादा होता है और डायस्टोलिक कम होता है। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, द पीक प्रेशर प्रोड्यूस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग वेंट्रिकल। ठीक है, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब ये प्रोड्यूस होता है, कौन सा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, द प्रेशर इन योर आर्टरी व्हेन द वेंट्रिकल आर रिलैक्स। ये क्या है, आर्टरी में लगने वाला वह प्रेशर है जो कि क्या होता है जब वेंट्रिकल क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया पहले, तो ये हो गई बात। अब एक मेन चीज़ और, पल्स प्रेशर। अब ये पल्स प्रेशर क्या है, पल्स प्रेशर क्या होता है, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि कितना है 120, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका कितना 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80। ठीक है, अब पल्स प्रेशर किसको कहते हैं? जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है पल्स प्रेशर। तो 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 80। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? पल्स प्रेशर कहलाएगा। इन दोनों के 120 और 80 के बीच का डिफरेंस कितना है? 40। तो ये क्या निकल के आएगा हमारा? पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का डिफरेंस पल्स प्रेशर कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। ठीक है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इट इज़ अबाउट 40 mmHg। नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है? 40 mmHg होता है। अभी ग्राफ के थ्रू हम देखते हैं नॉर्मल रेंज थोड़ा सा। सिर्फ इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में बात की गई है, डायस्टोलिक के लिए ही। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मान लीजिए अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका कितना है? 110 से 80 के अंदर है। ग्राफ के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 110 से 80 तक में अगर मिल रहा है सिस्टोलिक, यहाँ सिस्टोलिक प्रेशर की बात हो रही है, तो वो आपका काय में आएगा? नॉर्मल में आएगा। अगर 110 से 130 के बीच में आता है तो ये आपका काय में आएगा? प्री बीपी में आएगा। ठीक है, प्री बीपी में आएगा, प्री ब्लड प्रेशर में आएगा। और अगर 130 के अबव चला जाता है तो ये काय में आएगा? आपका हाई बीपी में कंसीडर किया जाएगा। वहीं अगर 80 से नीचे चला जाता है ये, तो ये काय में आएगा? लो बीपी में कंसल्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने बात कर ली। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग बीपी। बीपी में कौन कौन से फैक्टर हैं जो बीपी को अफेक्ट करते हैं? तो क्या है, कोई भी वाइटल साइन है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एज एक ऐसा फैक्टर है जो हर चीज़ को अफेक्ट करता है। ठीक है, डिसीज़ कंडीशन हो, वाइटल साइन हो, किसी भी चीज़ में एज एक ऐसा फैक्टर है जो हर चीज़ को अफेक्ट करता है। ठीक वैसे ही बीपी को भी अफेक्ट करेगा। चाइल्ड का बीपी कुछ और होगा, एडल्ट का बीपी कुछ और होगा, ओल्ड एज का बीपी कुछ और होगा। तो एज क्या है? एक अफेक्टिंग फैक्टर होती है बीपी के लिए। ठीक है, ओबेसिटी भी अफेक्ट करेगा। देखा होगा आपने, क्या ओबेस जो व्यक्ति है, यानी हेल्दी है जो, तो उसको हमेशा बीपी की समस्या आपको देखने को मिलेगी। एक्सरसाइज से भी बीपी अफेक्ट होता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो आपका बीपी क्या होगा? अफेक्ट होगा। इलनेस, किसी प्रकार की बीमारी है तो वो कॉज करती है, कुछ बीमारी में क्या होता है? बीपी लो होता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी रीनल डिसीज़ है, ठीक है, तो उसमें बीपी अफेक्ट होगा। या हार्ट डिसीज़ है तो उसमें बीपी अफेक्ट होगा। तो इलनेस, किसी भी प्रकार की अगर बीमारी है, डिसीज़ है, तो बीपी अफेक्ट होगा। मेडिकेशन, ठीक है, कोई मेडिकेशन चल रही है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रही है, ठीक है, तो ये बीपी को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स चल रही है तो ये भी क्या करेंगे? बीपी को अफेक्ट करेंगे। ब्लीडिंग अगर हो गई है तो बीपी को अफेक्ट होंगे। ब्लीडिंग हो गई है तो बीपी भी क्या होगा? लो होगा। बर्न पेशेंट में बीपी लो होगा, क्योंकि क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया। वॉमिटिंग में भी डिहाइड्रेशन हो गया। डायरिया में डिहाइड्रेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे? बीपी को अफेक्ट करती हैं। तो ये क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बीपी। देन फैक्टर मेंटेनिंग। अब अफेक्ट करने वाले फैक्टर देख लिए, अब मेंटेन कौन कौन करता है बीपी को, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मेन रोल होता है फैक्टर यानी बीपी को मेंटेन करने का, कि अगर कार्डियक आउटपुट मतलब एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप हो रहा है। ठीक है, तो कितना ब्लड पंप हो रहा है तो वो क्या करेगा? मेंटेन करने के लिए बीपी को बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ब्लड जो कार्डियक आउटपुट है वो कम है तो क्या होगा? फोर्स भी कम होगा और प्रेशर भी कम होगा। तो ये इसलिए कार्डियक आउटपुट एक क्या है? मेंटेनिंग फैक्टर है। टोटल ब्लड वॉल्यूम, वही ब्लड वॉल्यूम अगर कम है
तो भी क्या होगा, बीपी कम होने लगता है। इसलिए ब्लड वॉल्यूम का भी क्या है, एक मेंटेनिंग फैक्टर होता है बीपी का। नर्वस कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल, वैसोमोटर्स क्या होते हैं, एक अपने ब्रेन का एक पार्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, बीपी को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। जो ब्लड वेसल को कंट्रोल करने का काम इसका होता है। जैसे ही ब्लड वेसल में क्या हो, ब्लड का वॉल्यूम कम हो या ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो ये तुरंत क्या करते हैं, एक मैसेज सेंड करते हैं किसको, ब्रेन को। एंड देन फिर ब्रेन क्या करता है, मेंटेन करता है कि क्या कहने से ब्लड कम हो गया है, तो उसको बढ़ाने का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होती है। यानी ये क्या करता है, एक मैसेज सेंड करता है किसको, ब्रेन को। तो इस के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, मेंटेन करता है बीपी को, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ आर्टीरियल वाल की इलास्टिसिटी भी मेंटेन करती है बीपी को। कैसे कि अगर ये आर्टरीज है मान लीजिए, इसकी जो वाल की इलास्टिसिटी है, अगर ये किसी वजह से क्या हो जाए, कम हो जाए या ख़राब हो जाए, तो क्या होगी, जब इसमें ब्लड फ्लो होगा तो ये क्या होगी, ये फैलेगी तो ज़रूर, लेकिन अगर इसकी इलास्टिसिटी काम नहीं कर रही है तो ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, और वापस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी तो ये क्या हो जाएगी, डायलेटेड ही रह जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ आर्टीरियल वाल भी क्या है, मेंटेन करने का काम करती है। वीनस रिटर्न भी मेंटेन करने का काम करता है। रिटर्न नहीं होगा ब्लड, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से पंप हो रहा है और यहाँ से अगर रिटर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में क्या होगा, फिर बीपी ब्लड का जो है वो गड़बड़ी होगी, है ना, मेंटेनिंग की, और उससे क्या होगा, बीपी भी क्या होगा, गड़बड़ होगा। तो वीनस रिटर्न क्या है, मेंटेनिंग करता है बीपी को। और विस्कोसिटी ऑफ ब्लड की कंसिस्टेंसी कैसी है, ठीक है, ब्लड की कंसिस्टेंसी कैसी है, ब्लड पतला है या गाढ़ा है, तो वो चीज़ भी मेंटेन करता है बीपी को, ठीक है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गाढ़ी रहती है तो वो धीरे बहती है, ठीक है। कोई पतली चीज़ जो है वो पतली रहती है तो वो तेज़ी से बहती है। तो विस्कोसिटी भी क्या है, एक मेंटेनिंग फैक्टर है। फंक्शन, बीपी के फंक्शन क्या होते हैं, बीपी हम क्यों लेते हैं, क्यों ज़रूरी है बीपी लेना, तो क्यों है भी, तो मेंटेन अ सफिशिएंट प्रेशर, हैड टू कीप ब्लड फ्लोइंग। ये क्या है, मेंटेन करके रखता है, बीपी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है सफिशिएंट प्रेशर को। मेंटेन करके जो भी प्रेशर है ब्लड का, वो सफिशिएंट प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि क्या हो, ब्लड फ्लोइंग के कारण, ठीक है, कि हमें पता चलता है कि ब्लड प्रॉपर फ्लो कर रहा है। एक प्रेशर से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, जो ब्लड का फ़्लो है वो प्रॉपर हो रहा है। मान लीजिए प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ब्लड का फ़्लो है वो बढ़ रहा है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा है। तो ये क्या है, एक सफिशिएंट प्रेशर हमें ये बताता है कि ब्लड का फ़्लो नॉर्मल है, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ कैपिलरी बेड, जो कैपिलरी बेड से उनका फ़िल्टर करने का काम करता है। The height of blood pressure give correct information about the state of circulatory system as a whole and also about the functional condition of the tissue, cell and organ. उसके अलावा बीपी क्या करता है, बीपी का जो भी हमें बीपी की रीडिंग जो मिलती है वो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किसके बारे में, कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, मतलब ब्लड का फ्लो कैसा है। एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें बीपी के मेज़रमेंट से पता चल जाती है। देन उसके बाद क्या है, एक चीज़ और कि ये किस बारे में भी बताता है, फंक्शनल कंडीशन ऑफ टिश्यू, सेल एंड ऑर्गन। इसके अलावा क्या है, किसी भी ऑर्गन, सेल, टिश्यू के बारे की जो फंक्शनल कंडीशन है, कैसा वर्क कर रहा है, वो भी हमें बताता है। मान लीजिए अगर बीपी अगर नॉर्मल है तो हम ये पता कर सकते हैं ना, हमें पता चलता है कि ब्लड प्रॉपर पंप कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, हार्ट के फंक्शन का पता चल रहा है। तो वही चीज़ है कि ये क्या, इससे क्या चलता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड क्या होता है, किसी भी ऑर्गन, सेल, टिश्यू के बारे में फंक्शनल हमें उसका फंक्शन कैसा चल रहा है वो चीज़ भी हमें
पता चल जाती है। तो ये होते हैं नॉर्मल फंक्शन ऑफ बीपी। अब इसके इम्बैलेंस्ड है ना, अल्ट्रेशन हम इसको बोल सकते हैं, अल्ट्रेशन इन बीपी। अल्ट्रेशन इन बीपी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है हाई बीपी एंड लो बीपी, हाई बीपी एंड लो बीपी, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। ठीक है, ये टर्म हमने सुने, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। हाई बीपी और हाइपरटेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जनरली हम हाइपरटेंशन को ही हाई बीपी बोलते हैं बस इसमें, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, एनी वैल्यू अबव 150 mmHg इन अ हेल्दी एडल्ट कंसिडर्ड अ हाई बीपी। अगर किसी हेल्दी पर्सन में, ठीक है, क्या हो, अगर किसी हेल्दी पर्सन में बीपी जो है वो 150 के अबव चला जाए, अगर कोई हेल्दी पर्सन है, उसको सडनली क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, हमने उसका बीपी मेज़र किया और उसका बीपी रीडिंग कितनी आ रही है, 150 mmHg आ रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उसको क्या हुआ है, हाई बीपी है। हम क्या कंसीडर करेंगे, हाई बीपी है। हमने ग्राफ में देखा था पिछली स्लाइड में, तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, हाई बीपी। देन उसके बाद अगर कंटिन्यूअस ऑल द टाइम हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है, कंटिन्यूअस ऑल द टाइम हाई ब्लड प्रेशर कॉजेज हाइपरटेंशन, और ये कंटिन्यूअसली ऑल द टाइम अगर ये बना रहता है हाई ब्लड प्रेशर, तब हम क्या कहेंगे कि कॉज करेगा वो हाइपरटेंशन। तो क्या कॉज करेगा, हाइपरटेंशन। अगर किसी हेल्दी एडल्ट में क्या हो, 150 mmHg हमें बीपी की वैल्यू मिल रही है, तो हम क्या कहेंगे, हाई बीपी। और कंटिन्यूस अगर ये कंडीशन बनी रहती है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हाइपरटेंशन। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, हाइपरटेंशन के क्या कॉज हो सकते हैं, तो थिकनेस एंड हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, इसको जो जिसको क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है कि आर्टरी में क्या हो जाता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उससे क्या हो जाती है, आर्टरी की जो वाल है वो थिकेस्ट हो जाती है और हार्डनिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए ये आर्टरी है, नॉर्मल आर्टरी है, ठीक है, इसमें ब्लड फ्लो भी नॉर्मल रहेगा। अब कंडीशन मान लो बनती है, आर्टरी कंडीशन अगर बनती है आर्टरी में कि कैल्शियम क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है। ठीक है, कैल्शियम क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है यहाँ पे। अब कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, ये क्या हो गई, वॉल क्या हो गई, आर्टरी की वॉल क्या हो गई, थिक हो गई। ठीक है, आर्टरी की वॉल क्या हो गई, थिक हो गई और हार्ड भी हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्पेस कम बचा, जो ब्लड फ्लो के लिए जो था वो स्पेस क्या बचा, कम बचा। अब ब्लड फ्लो के लिए स्पेस कम बचा, लेकिन ब्लड का वॉल्यूम तो उतना ही है जो आ रहा है। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम उतना ही आ रहा है, अब स्पेस कम है तो प्रेशर क्या होगा, ये ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। क्या करेगा, प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, आप जब पानी किसी पाइप से आप पानी भर रहे हैं या पानी सींच रहे हैं कहीं, और सडनली किसी का पैर अगर पाइप में पड़ जाता है, पाइप में क्या हो जाता है, दब जाता है, पानी के लिए क्या हो जाता है, वहाँ पे क्या हो गया, पाइप में क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया पानी। तो उससे क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से आएगा, पाइप क्या होने लगता है, पाइप में क्या होने लगता है, वो दबाव देने लगता है, प्रेशर देने लगता है। ठीक वैसे ही ब्लड भी क्या करेगा, अगर आर्टरी में क्या हो जाएगा, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, तो उससे क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है आर्टरी, और फिर उसमें क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है, ब्लड क्या करता है, एक्सेसिव प्रेशर देता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन क्या हो गई, आर्टरी में स्पेस कम हो गया है। ठीक है, तो कैल्शियम का जो डिपोजिशन होता है आर्टरी में, उसको कहते हैं आर्टियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, सेकेंड कॉज क्या है, किडनी डिसीज़। पिछले साइड में भी मैंने आपको बताया कि अगर कोई किडनी डिसीज़ हो गई है तो उससे क्या होगा, बीपी हाई होगा। कैसे कि अगर किडनी का फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखना। अगर कोई किडनी डिसीज़ हो गई है लाइक नेफ्राइटिस, तो क्या होगा, एक्सेसिव क्या हो जाएगा, एक्सेसिव जो है हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा,
वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या है, किडनी डिसीज़ है, ठीक है। तो प्रॉपर किडनी वर्क नहीं कर पा रही, तो उससे क्या होगा कि जब एक्सेसिव क्या हो जाएगा हमारी बॉडी में वॉल्यूम बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का, वाटर का, तो वो चीज़ें क्या करेगी, प्रेशर, वॉल्यूम अगर किसी चीज़ का ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, किडनी डिसीज़ में भी बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी के अपोजिट अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनती हैं, ठीक है, किसी भी कोई भी ऐसी डिसीज़ जिसमें क्या हो रहा है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन कॉज करता है कि बीपी भी क्या होगा, लो होगा। डिहाइड्रेशन है तो बीपी लो, लेकिन अगर एक्सेसिव है, ठीक है, एक्सेसिव फ्लूइड है बॉडी के अंदर, तो बीपी हाई होगा। तो क्योंकि किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो फ्लूइड बाहर नहीं आ पा रहा है ना, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही तो एक्सक्रीशन नहीं हो रहा फ्लूइड का बाहर, तो एक्सेसिव फ्लूइड हो गया बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगा, बीपी को बढ़ाएगा। स्ट्रेस, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी, स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, सोशल या प्रोफेशनल स्ट्रेस, किसी भी प्रकार का अगर स्ट्रेस है तो वो क्या करता है, कॉज करता है हाइपरटेंशन को। स्मोकिंग से हाइपरटेंशन कॉज होगा और हेरिडिटी से कॉज होगा। हेरिडिटी से कैसे कि जेनेटिकली, कि अगर फादर को है अगर बीपी की प्रॉब्लम तो हो सकता है बच्चे को भी हो, या मदर को है तो बच्चे को, तो हेरिडिटी भी कॉज करती है हाई बीपी को। ठीक है, नेक्स्ट है सिम्टम क्या होते हैं हाई बीपी अगर है पेशेंट को, तो सिम्टम कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो जनरली हेडेक देखने को मिलता है। हेडेक भी, सीवियर हेडेक कभी कभी देखने को मिलता है हाई बीपी में। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को नॉर्मल हेडेक नहीं, सीवियर हेडेक देखने को मिलता है। थ्रम्बिंग ऑफ हेड, टायर्डनेस रहती है, फटीग, डिजीनेस और पाल्पेशन ऑफ हार्ट, यानी उसे हमेशा थका हुआ फील करेगा पेशेंट, उसको आलस भरी रहेगी, है ना, तो थकान बनी रहेगी। हार्ट, ब्रेन एंड किडनी में भी अफेक्टेड, जो हमारा हार्ट है, ब्रेन है, किडनी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अफेक्टेड होती हैं, ठीक है। में अराइज एपोलेक्टिक स्ट्रोक की कंडीशन भी अराइज हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से हो रहा है, प्रेशर बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उसमें हार्ट, ब्रेन, किडनी भी अफेक्ट होंगे और स्ट्रोक की कंडीशन भी अराइज हो सकती हैं। इसका प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो माइल्ड एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। अवॉइड बेवरेज, जो भी बेवरेज हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, बीपी बढ़ा हुआ है, और हम अगर फ्लूइड इंटेक करेंगे, एक्सेसिव फ्लूइड इंटेक करेंगे, बेवरेज लेंगे, तो उससे क्या होगा, फ्लूइड इंटेक होगा तो और ज़्यादा फ्लूइड बढ़ेगा बॉडी में और बीपी और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए अवॉइड करना चाहिए बेवरेज को। रिड्यूस साल्ट की मात्रा क्या है उसको रिड्यूस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, साल्ट क्या है, वो जो क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। अगर साल्ट ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगी, थर्स्ट भी ज़्यादा लगेगी, और पानी ज़्यादा पिएंगे तो और क्या होगा, फ्लूइड एक्सेस होगा बॉडी में, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इसलिए हमें रिड्यूस करना चाहिए साल्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करते सकते हैं हाई बीपी को। नेक्स्ट है लो बीपी। लो बीपी में ठीक उसका अपोजिट होगा, अ फॉल ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिलो नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड बीपी। जब क्या हो जाता है, नॉर्मल रेंज से क्या हो जाए, बिलो हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, हम लो बीपी कहते हैं, ठीक है। रीडिंग बिलो 80 mmHg, ठीक है। जैसा कि हमने ग्राफ में देखे थे कि 80 से अगर नीचे जा रहा था, 80 से नीचे जा रहा था तो वो काय में आ रहा था, लो बीपी में आ रहा था, ठीक है। इससे पहले हमने ग्राफ में देखा था ना कि 120 के अगर अबव जा रहा था तो प्री हाइपरटेंशन में आ रहा था, देन अगर 130 से अबव जा रहा था तो हाइपरटेंशन में आ जा रहा था। ठीक उसी के नीचे क्या देखा था, 80 से अगर नीचे जा रहा था तो लो बीपी में आ रहा था, ठीक है। तो रीडिंग बिलो 80 mmHg, अगर 80 mmHg के बिलो अगर सिस्टोलिक प्रेशर जा रहा है तो कंडीशन कहलाती है लो बीपी की। और ये कंडीशन अगर कंटिन्यू बनी रहती है तो ये क्या
काय में कंसीडर करते हैं, हाइपोटेंशन में कंसीडर करते हैं। इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, शॉक, अगर शॉक का पेशेंट है उसको हाइपोटेंशन रहेगा। सीवियर हेमरेज, सीवियर है अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस, ब्लड लॉस हो गया, हेमरेज हो गया मतलब ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस हो गया है तो फ्लूइड वॉल्यूम भी कम हो गया बॉडी में और क्या होगा उसको लो बीपी होगा। बर्न के पेशेंट को लो बीपी होगा क्योंकि उसमें भी क्या है, फ्लूइड लॉस हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है। देन उसके बाद हार्ट डिसीज़, किसी प्रकार की हार्ट डिसीज़ है, हार्ट क्या कर रहा है, प्रॉपर पंप नहीं करवा रहा है ब्लड को, तो क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एडिसन डिसीज़ इन द एड्रिनल ग्लैंड, अगर एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस हुआ है जैसे थायराइड की क्या हो गई, कमी हो गई, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, थायराइड की कमी हो गई है, या फिर एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, ठीक है, प्रॉपर सिक्रीशन नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में भी बीपी लो होता है, हाइपोटेंशन कॉज करता है। देन इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, तो इसके सिम्टम भी वही है, टायर्ड फील होता है पेशेंट को, वार्म आउट एटीट्यूड, उसको क्या होगा, टायर्ड फील होगा और बहुत लेज़ी सा फील होगा, थोड़ा यानी एटीट्यूड में उसके चेंजेस आएगा। एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, सफिशिएंट रेस्ट की ज़रूरत होगी पेशेंट को, एंड माइल्ड एक्सरसाइज उसे करना है, और कंजम्पशन ऑफ बेवरेज, हाई बीपी में हमें बेवरेज नहीं लेना है, अवॉइड करना है, लेकिन लो बीपी में हमें क्या करना है, फ्लूइड इंटेक करना है, क्योंकि अगर फ्लूइड इंटेक नहीं करेंगे तो बीपी और लो होता चला जाएगा, इसलिए इसमें क्या करना है, बेवरेज का कंजप्शन करना है, ठीक है। तो ये क्या थे, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लो बीपी। तो यहाँ पे हमें बीपी की क्लास ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।